हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम में। आज हम आपके हिंदी वर्णमाला से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो 52 आपके वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपका 11 स्वर होते हैं। इसके आगे आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका स्वर कहा जाता है। यानी कि जो स्वर होता है ये आपके स्वतंत्र बोले जाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। इसके आगे आपका देखिए चौथा क्वेश्चन दे रहा है। चौथा आपका क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें आपका ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपका प्लुत्व स्वर कहा जाता है। और प्लुत्व स्वर की संख्या केवल एक है। जो आपका ओम शब्द है ये आपका केवल एक प्लुत्व स्वर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर की संख्या आपका 4 है। देखिए कौन कौन से मूल स्वर हैं। तो एक आपका अ होता है, एक आपका छोटी ई होता है, एक आपका छोटी ऊ होता है और एक आपका री होता है। इसके आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या आपका 4 है। यही जो आपके मूल स्वर होते हैं इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर कितने हैं। तो 4 हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। देखिए कौन कौन से दीर्घ स्वर है। तो एक आपका आ होता है, एक आपका बड़ी ई होता है, एक आपका बड़ी ऊ होता है और आपके दोनों ए होते हैं और आपका ओ होता है और आपका अ होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या आपका 7 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या आपका 4 होता है। दोनों आपके ए होते हैं और आपका ओ होता है और आपका अ होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त स्वर कितने हैं। तो बताइए कि संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आगत स्वर क्या है। तो आगत स्वर आपका होता है आ होता है और इसके ऊपर अगर चंद्रबिंदी लग जाता है तो इसे हम कहते हैं आगत स्वर, जिसकी संख्या केवल 1 है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार का होता है। एक आपका अग्र स्वर होता है, एक आपका मध्य स्वर होता है और एक आपका पश्च स्वर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अग्र स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अग्र स्वर कितने होते हैं। तो अग्र स्वर आपके 4 होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। तो दोनों आपका ई होता है और दोनों आपका ए होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य स्वर कितने होते हैं। तो मध्य स्वर आपका केवल 1 होता है और वो आपका अ होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपका अ है ये आपका एक मध्य स्वर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पश्च स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका आ होता है, एक आपका छोटी ऊ होता है, एक आपका बड़ी ऊ होता है और एक आपका ओ होता है, अ होता है और आ के ऊपर जो बिंदी लगा होता है ये भी आपका एक पश्च स्वर है, जिसे हमने पीछे पढ़ा कि ये आपका आगत स्वर भी इसे कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संवृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो संवृत स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है। तो एक आपका ई होता है, एक आपका बड़ी ई होता है और एक आपका बड़ी ऊ होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्ध संवृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका छोटी ई होता है और एक आपका छोटी ऊ होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विपरीत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो विपरीत स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। तो एक आपका आ होता है, एक आपका ए होता है और एक आपका अ होता है। तो तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध विपरीत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं।
एक आपका अ होता है, एक आपका छोटी ए होता है, एक आपका ओ होता है और एक आपका आ के ऊपर बिंदी होता है, जिसे हमने पीछे पढ़ा कि ये आपका आगत स्वर है। तो इसे ही हम अर्ध विपरीत में भी शामिल करते हैं। तो चारों को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अयोग्य वाह कितने होते हैं। तो अयोग्य वाह आपका 2 होता है, एक आपका अंग होता है और एक आपका अ होता है, लेकिन दोनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जो अंग होता है इसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, जो अ होता है इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो व्यंजन होते हैं ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और हमने पीछे देखा कि जो स्वर होता है वो आपके स्वतंत्र बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होता है यह आपका स्वर की सहायता से बोला जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है। तो व्यंजन की संख्या आपका 41 है। इसके आगे आपका देखिए कौन कौन 41 में से आपके क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्शीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्शीय व्यंजन की संख्या आपका 25 होता है। इसी 41 में से आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक आपके स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। और इसी 41 में से अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपका 4 होता है। देखिए कौन कौन होता है। तो आपका य होता है, र होता है, ल होता है और आपका व होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या आपका 4 होता है। कौन कौन होते हैं, तो तीनों स होता है और इसके साथ आपका ह होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। एक आपका ड होता है और एक आपका ढ होता है, लेकिन दोनों के नीचे बिंदी आपका लगा होता है। इसके आगे आपका अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या आपका 4 होता है। कौन कौन होते हैं, तो एक आपका छ होता है, एक आपका त्र होता है, एक आपका ज्ञा होता है और एक आपका स्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आगत व्यंजन कितने हैं, तो आगत व्यंजन की संख्या आपका 2 होता है। कौन कौन है, तो एक आपका ज है और एक आपका फ है, लेकिन दोनों के नीचे आपका बिंदी लगा होगा। तो अगर आप इसे टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आपका 41 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बताइए कि 41 है। आगे हम बताएंगे कि 33 क्या होता है और इससे 33 से अलग क्या होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी कि मूल व्यंजन की पूछ रहा है। तो अगर मूल व्यंजन की बात करेगा तो मूल व्यंजन आपके 33 है, लेकिन अगर टोटल की बात करेगा तो टोटल आपका 41 है। देखिए आपका मूल जो व्यंजन होते हैं इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो आपके स्पर्शीय व्यंजन को शामिल किया जाता है जो कि आपका 25 है, इसको शामिल किया जाता है। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन को शामिल किया जाता है और इसके साथ ऊष्म व्यंजन को शामिल किया जाता है। तो टोटल आपके 33 हो जाते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लुठित व्यंजन कितने हैं। तो लुठित व्यंजन आपका 1 होता है जो कि आपका र है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पार्श्विक व्यंजन कौन है। तो जो आपका ल होता है इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नासिक व्यंजन कौन है। तो देखिए आपका जो व्यंजन होता है इसका जो लास्ट कॉलम होता है वह सभी आपके नासिक व्यंजन होते हैं। जैसे आपका अंग हो गया, य हो गया, अड़ हो गया, न हो गया और आपका म हो गया, ये सभी आपके नासिक व्यंजन माने जाते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो देखिए बताइए कि क्या क्या अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं अच्छे से। देखिए अल्प प्राण में क्या क्या शामिल होते हैं। तो देखिए व्यंजन का पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और आपका 5वां कॉलम, ये आपके अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और 5वां कॉलम ये आपके अल्प प्राण में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ आपके अंतस्थ व्यंजन जो आपके 4 हैं, य, र, ल, व, ये भी आपके अल्प प्राण में शामिल होते हैं। तो क्या क्या शामिल होते हैं, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, 5वां कॉलम और इसके साथ साथ य, र, ल, व शामिल होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है कि महाप्राण में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए महाप्राण में कौन कौन शामिल होते हैं। हमने पीछे देखा कि पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और 5वां कॉलम जो कि आपका अल्प
प्राण से संबंधित है। तो इसको अगर हम छोड़ देंगे यानी कि दूसरा कॉलम और आपका चौथा कॉलम ये आपके महाप्राण में शामिल होते हैं, यानी कि दूसरा कॉलम और आपका चौथा कॉलम ये आपके महाप्राण में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए एक बार फिर बता देते हैं, दूसरा कॉलम और आपका चौथा कॉलम ये आपके महाप्राण में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो उष्म व्यंजन होते हैं चार, तीनों स और ह ये आपके महाप्राण में शामिल होते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अघोष में कौन कौन आते हैं। तो अघोष में बताइए कौन कौन आते हैं। तो देखिए अघोष में आपके पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम यह आपके अघोष में आते हैं। और इसके साथ साथ क्या आते हैं, तो इसके साथ साथ आपके तीनों स आते हैं, ह इसमें शामिल नहीं होता है। तो देखिए आपके अघोष में क्या आता है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और आपके तीनों स आते हैं अघोष में। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सघोष में कौन कौन आते हैं। तो देखिए हमने पहला और दूसरा देख लिया कि यह आपके अघोष में आते हैं, और जो आपका तीसरा, चौथा और जो पांचवा होता है ये आपके सघोष में आते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है ये आपका अघोष में आता है। और इसके साथ साथ य, र, ल, व और आपका ह जो होता है ये भी आपका सघोष में आता है। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, 2 बार अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आते हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमने पीछे देखा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या आपका 4 होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं। तो देखिए अगर आप बात करेगा छ की बात करेगा तो छ जो आपका होता है क से और स से मिलकर बना होता है, लेकिन क के नीचे आप इस तरह से डैश लगाइएगा, ये आपका आधा क है, आधा क और स से मिलकर बनता है छ। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि त्र किससे मिलकर बनता है, तो आधा त और र से मिलकर बनता है। अगर आपसे पूछेगा कि जो आपका ज्ञ होता है यह किससे मिलकर बनता है, तो आधा ज और आपका इ से मिलकर बनता है। अगर आपसे पूछेगा कि स्र किससे मिलकर बनता है, तो आधा स और र से मिलकर बनता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और अगले क्वेश्चन पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अनुस्वार होते हैं। तो देखिए अगर आपका कोई भी शब्द हो, अगर इसके ऊपर बिंदी लगा हो तो यह आपका अनुस्वार होता है, लेकिन अगर आपका चंद्र बिंदी लग जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। देखिए अगर बिंदी होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम अनुस्वार कहेंगे, लेकिन अगर चंद्र बिंदी लग जाएगा तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन है, एक आपका क वर्ग होता है, एक आपका च वर्ग होता है, एक आपका ट वर्ग होता है, और एक आपका त वर्ग होता है, और एक आपका प वर्ग होता है। जो आपका क वर्ग होता है इसे कंठ बोला जाता है, जो च वर्ग होता है इसे तालु बोला जाता है, और जो ट वर्ग होता है इसे मूर्धा बोला जाता है, और जो त वर्ग होता है इसे दंत बोला जाता है, और जो प होता है इसे ओष्ठ बोला जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंठ ध्वनि में कौन कौन शामिल होता है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए कंठ ध्वनि में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कंठ ध्वनि में आपका क वर्ग शामिल होता है, और इसके साथ अगर स्वर की बात करेगा तो देखिए स्वर में क्या क्या शामिल होते हैं। तो एक आपका अ शामिल होता है, एक आपका आ शामिल होता है, और इसके साथ ह शामिल होता है, और जो आपका विसर्ग हमने बताया कि ये जो बिंदी लगा होता है यह भी आपका कंठ ध्वनि में शामिल होता है। इसके आगे आपका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि तालु ध्वनि में शामिल होते हैं। तो हमने पीछे देखा कि जो आपका च वर्ग होता है ये आपके तालु वर्ग में शामिल होता है, और इसके साथ क्या शामिल होता है, तो इसके साथ आपका दोनों ई शामिल होते हैं, और आपका य शामिल होता है, और आपका स शामिल होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मूर्धा ध्वनि में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आपका ट वर्ग शामिल होगा, इसके साथ आपका र शामिल होगा, स शामिल होगा, यानी कि पेटफरुआ स शामिल होता है मूर्धा में। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, और इसके साथ आपका री शामिल होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दंत ध्वनि में शामिल होते हैं। तो दंत ध्वनि में सबसे पहले आपका त वर्ग शामिल होता है, इसके साथ आपका ल शामिल होता है, और आपका स शामिल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि ओष्ठ ध्वनि में शामिल होते हैं, तो ओष्ठ ध्वनि में आपका प वर्ग शामिल होता है और आपका दोनों ऊ शामिल होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंठ तालव्य स्वर होते हैं, तो कंठ तालव्य स्वर आपके दोनों ए होते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दंतोष्ठ वर्ण होते हैं, तो आपका व होता है और आपका फ होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वतस्य वर्ण होते हैं, तो देखिए वतस्य वर्ण कौन कौन होते हैं, तो एक आपका न होता है, र होता है, ल होता है, स होता है और आपका ज होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, तो देखिए आपका ओ और औ आपका कंठोष्ठ वर्ण में शामिल होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि काकल्य ध्वनि होते हैं, तो काकल्य ध्वनि आपका ह को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो आपका अ होता है इसे शहीद वर्ण भी कहा जाता है। तो आज हमने लगभग 40 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।